नमस्कार, हमारे इस बेहद खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। दिव्यांग व्यक्तियों का सम्मान और सशक्तिकरण। जी हां, हमारा विषय यही है कि दिव्यांग व्यक्तियों को किस तरह से, जो हम देख रहे हैं कि आज के जो समाज में उनको किस तरह से जो उनके अधिकार हैं उसको लेकर किस तरह से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि आज के समाज की जब हम बात करते हैं वहां पर दिव्यांगों का क्या स्थान है, किस तरह से उनके सामने जो तमाम समस्याएं आती हैं उसको वो पार पाते हैं, किस तरह की चुनौतियां आती हैं। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। और न्याय विभाग जो कि हम देख रहे हैं कि उनके लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनको और ज्यादा मजबूत करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में वहां उनके लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं और मुख्य धारा में इस देश की जुड़ सकते हैं, और जिसके लिए सरकार भी लगातार हम देख रहे हैं तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है। बहुत ही खास मेहमान भी इस शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आइए उन्हीं से सबसे पहले आपका परिचय करवा दें। आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त अरमान अली जी हैं जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल पीपल से हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ साथ हमारे साथ अमर जैन जी भी हैं जो कि कॉर्पोरेट लॉयर है, एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल एंड को फाउंडर मिशन एक्सेसिबिलिटी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अरमान जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। किस तरह की समस्याएं जब हम देखते हैं दिव्यांगों को मुख्य धारा में आती हैं और जब समाज में वो रहते हैं, किस तरह के चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं? गौरव, आई थिंक सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि जो विकलांगजन है या दिव्यांगजन जितने हैं उनको खुद अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है जी। और दिव्यांगता को लेके लोगों के बीच में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं और जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है हर स्तर पे। आप मीडिया देख लीजिए, आप समाज देख लीजिए, आप सरकारी विभाग को देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर को देख लीजिए, और खुद दिव्यांगजन के परिवार है या जो जहाँ वो रहते हैं, जो भी शहर हो, गांव हो, तो दिव्यांगता को लेके बिल्कुल भी एक अलग तरीके का एक सोच है। या तो आपको देखा जाता है कि आप में एक दिव्य शक्ति है, आप एक सुपरस्टार हैं और आप में क्षमता है कि आप अपनी जितनी भी बाधाएं हैं उससे लड़ के अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं। बट रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम लोगों की तरह जो समस्याएं हैं दिव्यांगजनों की, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं होता। कोई भी, अगर हम प्रावधान की बात कर ले, या आज भारत विकास की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इस विकास में क्या दिव्यांगजनों की जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो भी तकलीफ़ें हैं या जो भी ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में लाना और उसको एक प्लानिंग ड्राइंग बोर्ड के लेवल पे ही, जब से किसी भी चीज़ की अगर आप प्लानिंग करते हैं, यहाँ एक स्कूल बनेगा या एक ब्रिज बनेगा या सड़क बनेगा या अस्पताल बनेगा, तो इसमें दिव्यांगजन भी आएंगे। तो और दिव्यांग एक विभिन्न तरीके की दिव्यांगता होती है, मतलब एक ही सिर्फ व्हील चेयर ही नहीं, या सिर्फ ब्लाइंड ही नहीं, या बधिर ही नहीं। तो इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है और इसके कारण एक स्नोबॉलिंग जिसको कहते हैं, मतलब एक धीरे 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 समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है गाँव से लेकर शहरों तक। तो इस पर भी साफ तौर पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। अमर जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हम न्याय प्रक्रिया में जब देखते हैं तो किस तरह की चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं, और ऐसे में उनके अधिकारों के लिए न्याय विभाग किस तरह से उनके जो अधिकार हैं उनको उन तक पहुँचाने के लिए किस तरह से वहाँ पर बहुत तेज़ गति से काम करता हुआ नज़र आ रहा है? क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, देखिए, न्याय विभाग की जब हम बात करते हैं या न्याय प्रक्रिया की बात करते हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। न्याय प्रक्रिया जहाँ तक है, तो जो कानून हमारा जो अभी करंट कानून है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 का, उसमें क्लियर प्रोविजन है सेक्शन 12 के अंतर्गत, जिसके अंदर कोर्ट्स को, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट्स को, सबको एक्सेसिबल करने की ज़रूरत है। और कोर्ट्स भी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए फ्रॉम एक्सेसिबिलिटी पर्सपेक्टिव काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट फॉर एग्जांपल एक मॉडल कोर्ट की तरह एक एग्जांपल सेट कर रहा है थ्रू एक्सेसिबिलिटी कमिटी, जिसमें काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के मैटर्स को प्रायोरिटी लिस्टिंग दी जाती है या एक फिक्स टाइम दिया जाता है, ताकि जो स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ को अकोमोडेशंस चाहिए, जैसे कि इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ को मान लीजिए रिलैक्सिंग रूम्स चाहिए या जो भी, तो उनको उस टाइप की अकोमोडेशंस भी मिल पाएँ।
अपने ई फाइलिंग सिस्टम्स को सबको एक्सेसिबल किया जा रहा है। एक बात तो ये हो गई कि न्याय प्रक्रिया अपनी तरफ से क्या कर रही है। दूसरा एक प्रावधान और है कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में कि अगर इस कानून का किसी ने उल्लंघन किया तो उन ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए एक स्पेसिफिक कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट के नाम से उनको सेटअप किया गया है, वो केवल डिसेबिलिटी मैटर्स को देखते हैं। तो अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को अपने कानून की मदद से अपने अधिकारों का उपयोग करना है तो कानून डेफिनेटली उसकी बहुत सपोर्ट कर रहा है और उनके लिए बहुत कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब जहाँ तक न्याय विभाग की आपने बात कही तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को करने के लिए फाइनेंशियल एलोकेशन की ज़रूरत होती है, बजटरी एलोकेशन की ज़रूरत होती है। तो जो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट है उनके भी जो नए बजट डॉक्यूमेंट्स, जो विजन डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उसमें क्लियर फोकस है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के इंक्लूजन के लिए जो भी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर इम्प्रूवमेंट या सुधार लाने की ज़रूरत है, तो उनके लिए भी स्पेसिफिक फाइनेंशियल कंपोनेंट एलोकेट किया गया है। बिल्कुल। अरमान जी, जैसा हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर जब बात होती है, हमने वहाँ भी देखा है कि तमाम अलग अलग सेक्टर्स में इसके लिए अलग अलग वहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि तेज़ गति से उनको वहाँ पर काम भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से जो एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र है उसमें दिव्यांगजनों के लिए क्या खास है और किस तरह की रूपरेखा रखी गई है? पिछले 2 दशक में मतलब भारत दिव्यांगता के क्षेत्र में मतलब बहुत आगे आया है जी, और बहुत कुछ बदला है देश में। खास करके मैं हमारा जो कानून है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसमें अगर हम रोजगार की बात करें, बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी निजी प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों, उनको ज़रूरत है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी लाएं और उसको कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के ऑफिस में रजिस्टर कराएं। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी ये कहता है कि हम किसी के दिव्यांगता या विकलांगता के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और फिर वही बात आ जाती है कि इतना स्ट्रॉन्ग प्रोविजन कानून में जी, और मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में ऐसा इस तरह के प्रावधान वाले कानून बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन जानकारी की कमी है। आज देखिए, स्किल काउंसिल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक विभाग है स्किलिंग के अंदर में जी, बट फिर वही समस्या आ जाती है कि अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन लोग ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा जो सिस्टम है या ट्रांसपोर्टेशन है या एक्सेसिबिलिटी की जब बात आती है, तब एक बहुत बड़ा बैरियर आता है डिसेबल्ड लोगों के बीच में कि कैसे हम शिक्षा ले लें, फिर शिक्षा लेके आप एम्प्लॉयमेंट की बात जब करें या रोज़गार की बात करें। NHFDC है, जहाँ नेशनल हैंडीकैप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जहाँ सॉफ्ट लोन्स दिए जा रहे हैं, जिसको अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह देखें, बट रीच बहुत कम है। आज DEPW जो डिपार्टमेंट है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, PM10 कह के एक पोर्टल खोला है जिसमें जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो अपनी वैकेंसीज़ वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और जो दिव्यांगजन हैं वो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो एक पोर्टल है, तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि एक इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से कि इसको आगे बढ़ाया जाए। बट कहीं ना कहीं एक गैप आ जाता है जहां हम सुगमता की बात करते हैं। अगर कोई छोटे से शहर में रहता है, मान लीजिए अगर वो गुवाहाटी से है या रायपुर से है या कानपुर से है, और जॉब करने उसको गुड़गांव आना पड़े या बम्बई जाना पड़े, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाते हैं। मतलब हालांकि अब काफ़ी सेक्टर्स हैं ऐसे, जैसे IT, ITS तो पिछले 2 दशक से विकलांगजन को नौकरी प्रदान कर ही रही हैं, और बट एक इकोसिस्टम की कमी है। मतलब एक चीज़ है तो दूसरा चीज़ क्या लगता है आपको कहाँ फोकस करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर इस हम तमाम क्षेत्रों की बात करें तो शिक्षा या रोजगार में एक मतलब नॉन निगोशिएबल है इज़ एक्सेसिबिलिटी, सुगमता। अगर सुगमता नहीं होगी तो फिर आप स्कूल नहीं जा पाएंगे। अगर स्कूल का जो प्रक्रिया है और सिस्टम जो है, कैरिकुलम है या पढ़ाने का तरीका है,
वो अगर एक्सेसिबल नहीं होगा और रीजनेबल अकोमोडेशन नहीं होगा तो फिर शिक्षा ग्रहण करना, आप देख सकते हो सरकारी आंकड़े हैं कि एनरोलमेंट 23% के बराबर होता है प्राइमरी लेवल पे जी। और जब तक सेकेंडरी तक आते हैं वो 0.5% हो जाता है। तो इतना बड़ा एक ड्रॉप आउट है जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं स्कूलों से, और हायर एजुकेशन तक पहुंचना एक बहुत फिर मुश्किल, एक कठिन मतलब प्रक्रिया हो जाती है, मतलब दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक आइसोलेटेड तरीके से नहीं देख के पूरे इकोसिस्टम में जितने भी विभाग हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, अर्बन डेवलपमेंट है या हेल्थ है, एक सिनर्जी की ज़रूरत है जिससे कि एक दूसरे जो कोई गैप ना रह जाए सुगमता को लेके, एक्सेसिबिलिटी को बिल्कुल लेके। बिल्कुल। अमर जी, किस तरह से और व्यवस्थाएं की गई हैं न्याय प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दिव्यांगों को कैसे मुख्य धारा से जोड़ने और उनके अधिकारों का जो सम्मान है उसे दिलाने के लिए बहुत कारगर साबित होती हैं? गौरव जी, मैं आपके पहले वाले सवाल पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, प्लीज। एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी हर निजी और सरकारी एंटिटी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, चाहे 20 एम्प्लॉय हो या 20 से कम हो। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इस जो भी मेरे को पैनलिस्ट अरमान जी ने कहा, उसका एक और पहलू मैं आपको देना चाहूँगा। जो एम्प्लॉयमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को मिल भी रहे हैं वो या तो एंट्री लेवल पे मिल रहे हैं या मिड लेवल पे मिल रहे हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी नहीं मिल रही हैं डिस्पाइट हैविंग द राइट पोटेंशियल। वो बैरियर्स जो आप वर्क प्लेस बैरियर्स फेस करते हैं, या जो वर्क आप एक अपने जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे जो आपको चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती हैं जी, वहाँ पे उनको सॉल्व करने के लिए ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को बदलना ज़रूरी है। जैसे कि एक्सेसिबिलिटी की हमने एक बात की, दूसरा सोच और अवेयरनेस, कितना डिसेबिलिटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा या अपनी ज़िंदगी का पार्ट लोग समझना चाहते हैं और उसको भी उसी तरह से समझना चाहते हैं जैसे बाकी के पहलुओं पे बात की जाती है। तो वो भी एक चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से जब आप करियर प्रोग्रेशन की या ग्रोथ की बात करते हैं तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है। राइट जी। अब आपके मैं सवाल पे आता हूँ, कानून व्यवस्था में और क्या प्रावधान है जी। इस लॉ की अगर हम बात करें तो इस लॉ में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो बहुत अच्छे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि कोई भी इंसान आपके प्रति दिव्यांगता की या विकलांगता के बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास अपनी खुद की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि अपना घर हो गया, ज़मीन हो गई, मूवेबल का मतलब पैसा हो गया, तो जो संपत्ति आपकी है वो आपको खुद को ओन करने का राइट है, खुद को आप उस पे अपना खुद का मालिकाना हक रख सकते हैं। तो वो, क्योंकि ये इशू काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है रूरल एरियाज़ में आता है, जहाँ पे कहा जाता है कि जैसे किसी को अगर डिसेबिलिटी है तो कि यार इनको तो विकलांगता है तो इनको प्रॉपर्टी नहीं देते, हम किसी और को दे देते हैं, भाई को दे देते हैं, बहन को दे देते हैं। तो उनका भी अधिकार है, उस अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। राइट टू वोट, राइट टू हैव अ फैमिली, अपना खुद का परिवार, या जो लोग कम्युनिटी लिविंग में रहना चाहते हैं, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रावधान हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी की हम बात कर चुके हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का भी प्रावधान है। जो बच्चे 6 से 18 साल की एज के हैं उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब जो एक नॉर्मल स्कूल, एक जो जहाँ पे सभी बच्चे पढ़ते हैं, उसी तरह के वातावरण में बच्चे जिनको विकलांगता है उन्हें भी उसी विद्यालय में सारी फैसिलिटीज़ के साथ, सुगम्यता के साथ एजुकेट किया जाए। तो काफ़ी ऐसे प्रावधान हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इस कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसमें कुछ क्रिमिनल प्रावधान है जिसमें आपको जेल भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है, और कुछ पेनल्टी बेस्ड प्रावधान है जहाँ पे आपको केवल फाइनेंशियल पेनल्टी लगती है, जो कि मैक्सिमम अप टू 5 लाख की पेनल्टी लग सकती है। तो ये तमाम जो बड़े प्रावधान हैं वो तो कानून व्यवस्था में किए ही गए हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो लगातार जो दिव्यांगजन हैं उनको मुख्यधारा से तो जोड़ता ही, उन्हें और सशक्त और मजबूत बनाने की जो कवायद है उसमें भी एक मील का पत्थर साबित होता है। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, हम जल्द हाजिर होते हैं।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्याय विभाग के इस दिशा कार्यक्रम के तहत आज हमारा जो फोकस है वो दिव्यांगजनों पर है, दिव्यांग व्यक्तियों पर है कि कैसे उनका सम्मान बढ़े और कैसे उनको और ज़्यादा जो सशक्त किया जा रहा है उसमें सरकार की जो कवायद है वो कितनी तेज़ गति से जारी है, इसी पर हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। अरमान जी, आपका ही रुख करूँगा। और हमने जैसे बात की, ये जो तमाम सेक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमने देखा है कि शिक्षा व्यवस्था में बात करें या इसके अलावा जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हमने वहाँ भी देखा है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और इनको और ज़्यादा दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए कौन सी ऐसी कवायदें हैं जो लगातार जारी हैं और किन पर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे अमर ने कहा कि कानून बहुत साफ है जी। किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा हो या रोजगार हो या कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसको सुगम्य बनाने जरूरी है और उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है जी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके बावजूद इन सारी प्रावधानों के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि लोगों में जागरूकता आए। और जैसे आपने प्रोग्राम किया, तो इस तरीके के और प्रोग्राम करने की जरूरत है हर स्तर पे, हर मतलब जागरूकता और ज्यादा लाने की जरूरत है। आई थिंक ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक बैरियर है जो बहुत बड़ा बाधा है हमारे लिए जी। शिक्षा को लेके अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन का आप आंकड़े अगर देखेंगे तो जो नेशनल एवरेज है 27% है, मतलब एनरोलमेंट का। विकलांगजन जब आते हैं तो वो 0.05% पे जी। तो शिक्षा अगर आप नहीं ले पाएंगे, उच्च शिक्षा या स्किलिंग नहीं कर पाएंगे आप जी। और बजट अगर नहीं होगी आपके पास, एप्रोप्रिएट बजट हर जगह। आप देखिए हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब हर स्तर पे नोडल एक एजेंसी की तरह बहुत अच्छा है। लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स आर देयर। तो जैसे आप जब जाते हैं, आप ऐसे दिव्यांगों से जब मिलते हैं तो वहाँ पर आप क्या, मतलब उनके मन में क्या चल रहा होता है, किस तरह की भावनाएं होती हैं, ज़रा थोड़ा दर्शकों को बताइए जिससे और ज़्यादा आसानी हो उनके इस दर्द और पीड़ा को समझने में। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नौकरी की जी। हाँ, मतलब रोज़गार, नौकरी हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। मेरे ऑफिस में रोज़ कम से कम मतलब सैकड़ों लोग फ़ोन करते हैं या मांगते हैं अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स के। उसकी बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि अगर रोज़गार देखा जाए तो सुगम्यता नहीं होने के कारण, एक्सेसिबिलिटी नहीं होने के कारण एक दिव्यांग व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर पा रहा है। अपने घर से निकल के वो बस स्टैंड तक या मेट्रोज तक या कोई एक टैक्सी या ऑटो लेके जहाँ उनका कार्यालय है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, और कार्यालय जहाँ है क्या वो सुगम्य है। तो इस तरह की चैलेंजेस बहुत हैं एंड मुझे लगता है कि इनको एड्रेस किए बिना एक अगर आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं कि मैं जॉब मेरे ऑफिस में देने के लिए तैयार हूँ लोगों को, लेकिन आपका ऑफिस एक्सेसिबल नहीं है, आपका सिस्टम एक्सेसिबल नहीं है तो, और आपके पास जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब वो पॉलिसीज़ भी ऐसा नहीं हो कि आपके साथ भेदभाव हो रहा हो किसी मतलब रिक्रूटमेंट पॉलिसी या प्रमोशन पॉलिसी। पिछले 20 साल से भारत में, मुझे लगता है उससे पहले से भी, बट पिछले 20 साल से प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे बढ़ के आया है और एक एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को एक प्रायोरिटी देता है। बट उनको भी चैलेंजेस हैं। एक तो उनको जिस क्वालिफिकेशन के, जो स्किल के लोग चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं, और मिलते हैं तो फिर एक माइग्रेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अपना घर और अपना जिला या अपना शहर छोड़ के एक दूसरे शहर पे जाके पूरा इकोसिस्टम सेट करना, तो वो एक बहुत बड़ा हर्डल है डिसेबल्ड लोगों के लिए। एंड मुझे लगता है कि अगर आप अपने जितने पॉलिसीज़ हैं, अपने सिस्टम्स हैं, अगर देखें और उस जिसे हम तैयार करते हैं कि हर व्यक्ति के लिए उसमें दिव्यांगजन के जो भी ज़रूरतें हैं बेसिक है, किसी अन्य व्यक्ति की तरह ही है। मैं व्हीलचेयर यूज़ करता हूँ तो मुझे कोई जो सीढ़ी यूज़ कर रहा है, मुझे एक रैंप चाहिए, और रैंप ऐसा नहीं कि मैं यूज़ करता कोई और नहीं यूज़ कर पाएगा, वो सबको यूज़ कर पाएगा। तो अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी सिस्टम या कोई भी सर्विस अगर वो सुगम्य होता है दिव्यांगजन के लिए, तो वो सबके लिए सुगम्य होता है। वो किसी को भेदभाव नहीं करता, चाहे वो एल्डरली हो जाए, बच्चे हो, या कोई टेम्परेरी कोई बीमार हो, या किसी तरह से उसको फ्रैक्चर हो, सर्जरी हो, या महिलाएं जो होती है प्रेग्नेंट है या छोटे बच्चों के साथ चलती हैं। तो ये कोई भी सिस्टम, कोई इन्फॉर्मेशन अगर एक्सेसिबल हो जाएगा और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल होगी, तो भारत एक देश ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन,
बहुत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। सड़कें देख लीजिए, फ्लाईओवर्स देख लीजिए, पेवमेंट देख लीजिए, स्मार्ट सिटीज़ हो जाएगा, कई तरह के स्कीम्स हैं चल रहे हैं। आप बजट देख लीजिए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना दिया गया, स्टार्टअप इकोसिस्टम को देख लीजिए। तो इन सारे चीज़ों में मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि जहाँ की आप डिसेबिलिटी को एक कोर बना के चले, एक सेंटर पॉइंट हो जहाँ से सब चीज़ जुड़ा रहे। बिल्कुल, वो व्यवस्थाएं बहुत ज़रूरी हैं। अमर जी, आपका रुख कर रहा हूँ। अमर जी, जैसा कि न्यायिक प्रणाली की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपने एक लंबा चौड़ा अनुभव आपका रहा है, तो ऐसे में वहाँ पर जब दिव्यांग आपसे जब मिलते हैं आकर, तो वो मतलब किस तरह से उनको जो परेशानियाँ होती हैं वो बताते हैं आपसे, और कैसे उनका निवारण करने के लिए किस तरह की चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं, किस तरह के उनको जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करने पड़ते हैं, तो कैसे उसका निवारण किया जाता है? और न्याय प्रक्रिया की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ से कैसे इसके लिए दूरगामी जो नतीजे हैं वो निकलते हुए सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं गौरव जी इस पूरे डिस्कशन में। एक तो हमने बात करी कि जो खुद विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके अंदर अवेयरनेस और सेल्फ एडवोकेसी, अपने खुद के लिए खड़ा होने की क्षमता और सोच होना बहुत ज़रूरी है जी। दूसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस इशू को लोगों ने अपनी आम जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया है जी। तो जब कोई एक विकलांग व्यक्ति किसी बैंक में अप्रोच करता है कि मुझे बैंक अकाउंट खोलना है, तो जो ब्रांच मैनेजर होगा या जो ब्रांच में स्टाफ होगा वो सोचेंगे इनको कैसे बैंक अकाउंट दे सकते हैं जी। तो वो उनको एज ए रिस्क दिखता है। लेकिन जो हम सोचना और समझना भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी वही चीज़ें चाहिए जो एक आम इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है जी। मैं अगर देख नहीं सकता तो मुझे भी एक ऐसा प्रेस चाहिए, इस्त्री मशीन चाहिए जो मैं एक्सेसिबल तरीके से यूज़ कर पाऊँ, वॉशिंग मशीन चाहिए जो मैं एक्सेसिबल तरीके से चला पाऊँ जी। राइट। तो जब हम कुछ डिज़ाइन करते हैं, कुछ बनाते हैं, उसमें हम डिसेबिलिटी, जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए यूज़र स्टडी करते हैं, हम चेक करते हैं कि किस ग्रुप की क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, डिसेबिलिटी ग्रुप तब तक नहीं सामने आता जब तक कोई कंप्लेंट ना आ जाए या जब तक कोई आवाज़ ना उठा दे जी। वो सोच जब तक हमारी नहीं बदलेगी तब तक ये चैलेंजेस सेम रहते हैं। तो जब मेरे पास जो केसेस आते हैं या जो लोग आते हैं, 99% लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि या तो उन्हें किसी चीज़ के लिए मना कर दिया जाता है जी, या उन्हें मतलब अगर मना नहीं करते तो उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं होता लोगों का जी। क्योंकि लोग अभी भी काफी बार लोग किसी की विकलांगता तो अमर जी, इस मतलब उनके अधिकारों का सम्मान आखिर कैसे हो, उसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, प्रावधान है, लॉ में प्रावधान है जी, लेकिन हर इंसान और हर चीज के लिए आपको लॉ का सहारा लेना पड़े जी, तो ऐसा तो हम सिस्टम नहीं क्रिएट करना चाहते। बिल्कुल। अल्टीमेटली तो हमें वहीं पहुंचना है कि जैसे सबका साथ सबका विकास की बात हमारी सरकार करती है, वैसे ही विकलांग लोगों का भी साथ में उसी स्पीड पे और उसी तरीके से विकास होना चाहिए। बिल्कुल। राइट। तो जब लोग आते हैं तो लोग ये बात करते हैं कि जैसे भेदभाव हुआ या मुझे कोई चीज़ डिनाई कर दी गई या मैं कोई चीज़ एक्सेस नहीं कर पा रही क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है जी। तो जब तक ये हमारी आम जिंदगी का हिस्सा नहीं बन जाता जी, तब तक ये चैलेंजेस रहते हैं जी। अब उन्हें दूर करने के लिए चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ये एक अथॉरिटी है इसी एक्ट के अंदर, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में, जो सेंट्रल लेवल पे है, और ऐसे ही स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं जिनका काम है और जो अपना काम काफी अच्छे से कर रहे हैं कि जो प्रावधान का जिस प्रावधान का उल्लंघन होता है वो ना केवल न्याय प्रणाली के थ्रू दंड दे रहे हैं या लोगों को फैसले सुना रहे हैं, वो समझाने का काम भी कर रहे हैं। जी, देखिए, अब हम अपने इस खास शो के बिल्कुल एकदम अंतिम पड़ाव पर हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप जल्दी कम शब्दों में ही आप जो अपना मैसेज देना चाहते हैं वो कन्वे करें, प्लीज़। पहले आप, अरमान जी। तो मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी इंक्लूशन को एक कंप्लायंस में लाना पड़ेगा आपको जी। जैसे कि हम GST के बिना बिजनेस नहीं कर पाते हैं जी। तो डिसेबिलिटी का एक्सेसिबिलिटी या आपके प्रोडक्ट हो या सर्विस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ट्रांसपोर्ट हो जी, कोई भी चीज़ जी, उसमें डिसेबिलिटी एक कंपोनेंट हो इन लाइसेंसिंग के लिए या आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, तब जाके मुझे लगता है कि आने वाले 20 सालों में या उससे कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा विकलांग जन को देख पाएंगे सामान्य धारा से जुड़ते हुए। बिल्कुल। अमर जी, फाइनल कमेंट आपका। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, डिसेबिलिटी को आज
तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो सोच आपकी अच्छी होनी ज़रूरी है जी। और आपको अवेयर होना पड़ेगा डिसेबिलिटी को लेकर के जी। और वो चीज़ें दो तरीके से आ सकती है। एक तो जैसा कि प्रोक्योरमेंट में हम अगर मैंडेटरी करें कि कोई चीज़ अगर आप नई बना रहे हैं या प्रोक्योर कर रहे हैं तो उसको आपको उसमें डिसेबिलिटी इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से सारे पैरामीटर्स होने चाहिए। और दूसरा फाइनेंशियल एलोकेशन, हर डिपार्टमेंट, हर इंस्टीट्यूट, हर प्राइवेट एंटिटी को अपने फाइनेंशियल जो भी उनके पास रिजर्व्स हैं उसमें से कुछ अमाउंट डिसेबिलिटी इंक्लूजन के लिए मैंडेट करना चाहिए कि आप इस पे स्पेंड करें और इसे एक CSR या चैरिटेबल अप्रोच के थ्रू ना देखें। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी आपका, आपने विस्तार से यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं उनको इस बारे में बताया। और साफ तौर पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ है दिव्यांगों के लिए भी खास, क्योंकि उन्हीं के सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर न्याय विभाग तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ केंद्र सरकार भी लगातार अग्रसर होकर इस पर काम करती हुई नजर आ रही है। और इसके जो दूरगामी परिणाम है वो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो आंकड़ों के जरिए सामने आते हुए नजर आ रहा है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।